नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल DRX मनोज फार्मा ट्यूटर पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी की नीड क्या होती है। कोई भी मेडिसिन हम जैसे लेते हैं उसके क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ड्रग कैटेगरी में या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री में बायो अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, क्या क्या उसके फैक्टर्स होते हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों, मैं मोस्टली अपने जो भी टॉपिक होते हैं उनको सब बिल्कुल इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मुझे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं बायो अवेलेबिलिटी की मीनिंग क्या होते हैं। बायो अवेलेबिलिटी वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड अवेलेबिलिटी। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, अवेलेबिलिटी मीन्स टू बी प्रेजेंट। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब दोस्तों कि जो भी मेडिसिन हम लेते हैं वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी प्रेजेंट होकर काम करती है वो। इसका मतलब ये होता है, सपोज मानिए कि कोई मेडिसिन हमने, मान लीजिए कोई मेडिसिन हमने 500 mg की ली, 500 mg की PCM खा रहे हैं, पैरासीटामोल खा रहे हैं। तो ये जब मेटाबॉलिज्म होता है उसके जैसे ओरल लेते हैं इसको, टैबलेट को जब अंदर जाती है बॉडी के, तो कितना इसका पार्ट हमारी बॉडी में जाके काम करता है। सपोज मानिए 400 mg पहुंचने के बाद ये काम करता है, ठीक है। तो इसी के इसको कहते हैं हम बायो अवेलेबिलिटी। मान लीजिए हमने 500 mg की टैबलेट खाई, PCM खाई या एक्सपाइजेड कोई और भी टैबलेट खाई, तो बॉडी के अंदर पहुंच के कितना कुछ जैसे पार्ट उसका मेटाबोलाइज्ड हो जाता है, तो उसमें पार्ट उसका ख़राब हो जाता है, ठीक है। मान लीजिए प्रोसेसिंग में या जैसे कहीं पे एब्जॉर्ब होकर रह जाता है। तो जो मेनली पार्ट जो पहुंच रहा है बॉडी में, जो रिस्पॉन्स कर रहा है, जो काम कर रहा है 400 mg, तो इसको ये प्रिपेयर करता है बायो अवेलेबिलिटी। कि मान लीजिए हमने 500 mg की टैबलेट खाई और काम कितना कर रहा है बॉडी में जाके 400 mg, तो ये होता है बायो अवेलेबिलिटी। इसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, जानते हैं। चलिए, जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव इसके होते हैं बायो अवेलेबिलिटी के, टू डिटरमिन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोई भी अमाउंट, किस अमाउंट की मेडिसिन हम ले रहे हैं जिसको बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होना है, ये डिपेंड करता है कि किस साइज़ की है, किस शेप की है, किस अमाउंट की कोई भी ड्रग है जिसको जाके बॉडी में हमें एब्जॉर्ब करना है, बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, उसको कहते हैं टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब दूसरा आता है इसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। सपोज मानिए कोई भी ड्रग बॉडी में पहुंचती है तो एब्जॉर्ब होने में कितना टाइम लेती है, 1 घंटा लेती है, 1.5 घंटा लेती है, आधा घंटा लेती है, 5 मिनट लेती है, या 2 घंटे लेती है। इसके मामले में सबसे बेस्ट रूट होता है दोस्तों IV रूट। IV रूट में सबसे फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि डायरेक्ट वो ड्रग ना वेन में पहुंचती है। तो सबसे अच्छा रिस्पांस जो भी IV ड्रग होती हैं उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे हाई होता है, क्योंकि वो सीधे वेन में जाती है। क्योंकि कोई भी मेडिसिन आप लेंगे पहले वो आपके स्टमक में पहुंचेगी, स्टमक से आपकी वेन में जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, तो उसके बाद वो अपना असर दिखाएगी। इसमें क्या है, IV एडमिनिस्ट्रेशन रूट में ये सबसे पहले वो आपके वेन में जाके असर अपना दिखाना स्टार्ट कर देगी। इसलिए कोई भी जैसे इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर मोस्टली सबसे पहले क्या करते हैं, जो IV का इंजेक्शन लगाने का होता है उसे प्रिपेयर करते हैं IV में लगाने का, जिससे पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलीफ हो जाए। अब तीसरा आता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ड्यूरेशन टाइम ये है कि कोई भी गोली कोई भी ड्रग हमने ली तो अंदर जाके वो कितने टाइम में घुलती है। किसी का 5 मिनट का टाइम है, किसी का 10 मिनट का टाइम है, किसी का 1 मिनट का टाइम है, किसी का 30 सेकंड का है। तो ये डिपेंड करता है ड्रग के कंटेंट पर कि कौन सा ड्रग का कंटेंट है, क्योंकि अलग अलग तरह के ड्रग का कंटेंट अलग अलग टाइम ड्यूरेशन उसका होता है। कि हम उसे लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, कि सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं, कैप्सूल फॉर्म में ले रहे हैं, या फिर जैसे इंजेक्शन ले रहे हैं, या फिर वक्कल ले रहे हैं, सबलिंगुअल ले रहे हैं, किस वे में मेडिसिन को ले रहे हैं। तो ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया ये आपका। ये भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बायो अवेलेबिलिटी के। अब आगे हमारा फोर्थ आ गया टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्शन। टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्शन दोस्तों उसे कहते हैं, सपोज मानिए कि कोई भी ड्रग है
हमारी बॉडी को नीड है उसकी 500 mg की। मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन हो गया, आपका पैरासीटामोल हो गया, तो पैरासीटामोल ले लीजिए आप। उसमें सपोज मानिए कि हमने कैलपोल की 500 mg की टैबलेट की नीड है और हमने उसको खा लिया 1500 mg, तो मान लीजिए वो तो टॉक्सिक इफेक्ट करेगा। वो तो मान लीजिए बॉडी की नीड 500 mg की है और वो खा ली हमने 1500 mg की, तो वो तो बॉडी में रिएक्शन करेगा क्योंकि ओवरडोज हो गई। तो डोज हमेशा दोस्तों उस हिसाब से प्रेफर करी जाती है कि ना ज़्यादा कम हो ना ज़्यादा हो, बॉडी वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से, तो जो पेशेंट के लिए सूटेबल हो, ना ज़्यादा ना कम। तो टॉक्सिक कॉन्ट्रैक्शन उसी को कहते हैं। जैसे जो भी डोज डिफाइन है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। ये नहीं है कि पैरासीटामोल आपका मान लीजिए 500 की जगह हमने 1500 mg खा लिया तो बहुत जल्दी सही हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेडिसिन होती है तो मेडिसिन में बिल्कुल प्रिपेयर डोज होती है, वही एग्जैक्ट लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ऊपर नीचे होने से उसके रिएक्शन भी हो सकते हैं। अब आता है हमारा केमिकल रिस्पॉन्स। केमिकल रिस्पॉन्स में कोई भी ड्रग है उसमें केमिकल्स होते हैं, आपको मालूम है ये। तो अब किस कैटेगरी का केमिकल है इसमें, एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, काफ़ी डीप हो जाएगा वीडियो मेरा। तो कोई मान लीजिए एजिथ्रोमाइसिन है, कोई पैरासीटामोल है, कोई आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, कोई ऑफ्लॉक्सासिन है, कोई आपका गैटिफ्लॉक्सासिन है, आपका कोई आपका मेरोपेनम है, कोई आपका मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है। ऐसे काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं। तो उस केमिकल का रिस्पांस बॉडी में कितनी देर में दिखना स्टार्ट होता है, तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव में। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है बायो अवेलेबिलिटी का। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। अब दोस्तों कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्टेड करते हैं, जानते हैं उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा अपने जो भी मोस्टली मेरी वीडियो मेरे कैपिटल में राइट डाउन करता हूँ मैं बोर्ड पे, क्योंकि स्मॉल लेटर में क्या है कि कई बार स्पेलिंग समझने मिस्टेक हो जाती है, गलतियाँ भी हो जाती है, तो इसलिए मैं मोस्टली कैपिटल में नोट डाउन करता हूँ, जिससे कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं अपना इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, इसकी स्पेलिंग को बिल्कुल करेक्ट वे में समझ सकें। तो इसलिए मैं हमेशा कैपिटल में प्रिपेयर करता हूँ। तो दोस्तों जानते हैं वो फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी, जो मेडिसिन की बायो अवेलेबिलिटी है, जो ड्रग का रिस्पांस होता है उसको ऊपर नीचे करते हैं या कम बढ़ करते हैं या फिर उसको अफेक्टेड करते हैं। तो ये सबसे फर्स्ट वाला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग। दोस्तों फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी, कोई भी ड्रग है कौन सी आपकी क्लास की है, कौन सी उसका केमिकल स्ट्रक्चर है, कौन सा इसका सपोज मान लीजिए जनरेशन है, कौन सा उसका डोजेज फॉर्म है, लाइक लिक्विड है आपका, सॉलिड है, कैप्सूल है, सबलिंगुअल है, बक्कल है आपका, या फिर पैचेज है, किस तरह का उसका वे है डोज का। तो ये डिपेंड करता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग कि उस ड्रग में केमिकल किस वे में हमको दिया जा रहा है बॉडी में। तो ये डिपेंड करता है इससे। सपोज मानिए कोई भी आपको वेन में दिया जा रहा है डायरेक्ट, तो वो बहुत जल्दी असर दिखाएगा। मेडिसिन जो वेन में डायरेक्ट नस में दी जाती है जो बहुत जल्दी असर देखा जाए, उससे सब आई एम दे रहे हैं तो वो थोड़ा रूट करने में टाइम लेगा। ऐसे ही आपका ओरल हो गया, ओरल पहले स्टमक में जाएगा, उसके बाद वो घुलेगा फिर घूमेगा, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग कि हम ड्रग को किस, उस ड्रग का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अब दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में दोस्तों अगेन वही आ गया आपका कि उसकी कोटिंग क्या है, डबल कोटिंग है, सिंगल कोटिंग है, और आपका कैप्सूल आपका जिलेटिन कौन सा है, सॉफ्ट जिलेटिन है, हार्ड जिलेटिन है। तो और उसकी पैकिंग किस में, बोतल में है, कैप्सूल में है, या फिर आईवी है, इंजेक्शन है, पैचेज है आपका। तो ये सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, वो भी आपका फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायो अवेलेबिलिटी होता है, जो बायो अवेलेबिलिटी के फैक्टर को अफेक्ट करता है। अब तीसरा आता है आपका एडिटिव इन डोजेज फॉर्म। एडिटिव इन डोजेज फॉर्म दोस्तों हो गया कि कोई भी किसी भी मेडिसिन के हम डोज डिस्क्राइब कर रहे हैं, बना रहे हैं उसको, तो उसमें एडिशनल उसमें क्या क्या मिलाया जाता है। सपोज मान लीजिए कि एक कंटेंट में 2 मेडिसिन है, ऑफ्लैक्सेशन हो गया, ऑर्निजाजोल हो गया। तो ऑफ्लैक्सेशन आपका एंटीबायोटिक हो गया और ऑर्निजाजोल आपका हो गया स्टमक अपसेट के लिए मान लीजिए। तो
ये कोई भी मेडिसिन के कंटेंट में दो अगर कंटेंट मिक्स हैं तो दोनों जो कंटेंट होते हैं, दोनों सॉल्ट्स होते हैं, उनके दोनों के अलग अलग क्लास होती हैं, अलग अलग उसके क्राइटेरिया होते हैं, अलग अलग उसका फिजियोकेमिकल होता है, अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग उसका वे ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है घुलने का, बॉडी में रिएक्ट करने का। तो ये सारी चीज़ डिपेंड करती है कि हम कौन सी ड्रग में किसी डोज, जैसे किसी डोज बनाने के लिए मेडिसिन में हम कौन सा एडिटिव हम ऐड कर रहे हैं। एडिटिव मीन्स कोई भी उसके इक्वल में, या प्रिजर्वेटिव मान लीजिए कि उसके साथ में हम क्या मिला रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं फैक्टर ऑफ एक्टिंग बायोअवेलेबिलिटी। अब इसका फैक्टर ऑफ एक्टिंग का दूसरा क्राइटेरिया आपका है दोस्तों पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। कई बार पेशेंट में भी मान लीजिए कि उनकी एज क्या है, सबसे पहले इसका आता है पेशेंट की एज क्या है। मान लीजिए कि जो चाइल्ड होते हैं उनमें, चाइल्ड में, और जो बुज़ुर्ग होते हैं, ओल्ड पर्सन होते हैं, उनमें क्या है कि मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन दिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है और काफ़ी कम होता है। और जैसे जो यंग एज के होते हैं तो उनमें सडनली दिखने स्टार्ट हो जाता है और वो दवाई को बहुत जल्दी एब्जॉर्व भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, मतलब एज, पेशेंट की एज क्या है। बच्चे में और ओल्ड में थोड़ा टाइम लगता है एब्जॉर्व होने में मेडिसिन को, तो वही यंग होते हैं वो जल्दी, बहुत जल्दी उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। अब सेकंड आता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इस पे दोस्तों एक पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं कि कौन कौन से रूट होते हैं कि, तो अब ये किसी पेशेंट को कोई भी ड्रग किस रूट से दी जा रही है, वो उसको ओरली दी जा रही है या टॉपिकल दी जा रही है या एक्सटर्नल दी जा रही है, लगाई जा रही है, या फिर आईवी के थ्रू दी जा रही है, आईएम दी जा रही है, और सबलिंगुअल दी जा रही है। तो ये डिपेंड करता है कि जो ड्रग है पेशेंट को किस वे में दी जा रही है। तो ये भी है बायो अवेलेबिलिटी फैक्टर कि उस ड्रग का कितना असर बॉडी में जाके दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, और भी काफ़ी काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे बायोअवेलेबिलिटी के केस में कि कौन सी मेडिसिन, जैसे सपोज मैंने कोई हमने खुले हुए में रख दी या फिर एक्सपायर्ड हो चुकी है या नियर एक्सपायरी होने वाली है, ठीक है, तो उसका उसका भी आप ये मान लीजिए जो उसका असर करने का थोड़ा जो पावर है थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है जैसे जैसे मेडिसिन ओल्ड होती जाएगी। या फिर ये मान लीजिए कि उसका वे कौन सा है, उसका रूट कौन सा है, उसका डोजेज फॉर्म कौन सा है। तो दोस्तों बायो अवेलेबिलिटी में यही होता है कि बायो अवेलेबिलिटी मीन्स, लास्ट में यही बताना चाहूँगा आपको कि कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं बॉडी के अंदर, तो वो मान लीजिए कि 500 mg ले रहे हैं और अंदर जाके हमारी बॉडी में पहुँचते पहुँचते कितना वो काम करना स्टार्ट कर दिया है, 400 mg रह गई, 350 mg रह गई, 300 mg रह गई। तो इसी वर्ड को कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी, लिविंग ऑर्गेनिज एंड टू बी प्रेजेंट। लिविंग जो मेडिसिन हमने ली वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट होकर पहुंची जब उसने अपना काम करना स्टार्ट करा, इसे ही कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो दोस्तों आज की वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।